हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बेहतर होंगे और आप लोग पढ़ाई भी बहुत ज़ोरदार से कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए दोस्त, आप लोगों को पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो हम लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, हम तो अंबानी के औलाद तो नहीं है कि बैठे बैठे ज़िंदगी गुजर जाएगा। तो पढ़ाई करना पड़ेगा, जॉब लाना पड़ेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, तो आप लोग पढ़ाई करिए। मैं आप लोगों के लिए जो भी वैकेंसी निकलता है उसका मैं वीडियो बना के आप लोगों के सामने लाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूँ। तो देखिए, जो आप लोगों के लिए मेरा जो कोशिश है कि आपको जेनुइन इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, आप लोग देखे भी होंगे। नाबार्ड का वैकेंसी मेरे से पहले बहुत सारे लोग भी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। मतलब कोई भी पॉइंट आप लोगों के साथ, आप लोगों से छूटे नहीं। बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा पॉइंट होता है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना, उस टाइम अगर आपसे कोई भी गलती हो जाएगा, आपने बहुत कोशिश की, मेहनत की, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँ। तो आप लोगों के से इस थोड़ा सा गुजारिश यही है कि वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखिए, स्किप मत करिए। ठीक है, ये आप ही लोगों का भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये आप ही लोगों का, आप ही लोग एग्ज़ाम देंगे, आप ही लोगों के ऊपर ज़मींदारी होगा। मेरा कुछ जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो मेरा कुछ लॉस नहीं होगा, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा क्या है, यहाँ पर सब कुछ फ्री है। ठीक है, यहाँ से ना मैं आपसे कुछ पैसा ले रहा हूँ, नहीं ना कोई आपका पैसा जा रहा है। तो फ्री का जो आप देख रहे हैं तो पूरा देखिए। ठीक है, आपका थोड़ा टाइम निकल के पूरा देख लीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो नए हैं, तो उन लोगों से मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा धीरज रख के पूरा डिटेल्स में देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया है, लिंक है, पीडीएफ है, सब कुछ है। लेकिन उससे पहले डायरेक्ट उसमें मत जाइए। अगर डायरेक्ट आप अब उसमें चले जाएंगे तो बहुत सारा पॉइंट ऐसा भी है जो आपको समझ में नहीं आएगा, आप फॉर्म भर देंगे, गलती हो जाएगा और आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए गुजारिश है, ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों से ये नहीं बोलूँगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो आपका मर्जी है। ठीक है, वो सब नहीं है, आप सिर्फ देखिए, समझिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नाबार्ड का वैकेंसी निकला है। यहाँ पर अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे ना, आपका स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से शुरू होगा। 1 लाख। ठीक है, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो आपका आईएएस आईपीएस ऑफिसर है ना, उसके हिसाब से आपका सैलरी में रहेगा, बराबर का सैलरी 1 लाख से शुरू होगा सैलरी। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, ज़्यादा कुछ उतना इसमें दिक्कत बात है ही नहीं। एग्ज़ाम बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बस। जो आप कुछ भी करिए, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जॉब लाना पड़ेगा, बस। बेसिक रिक्रूटमेंट यही है। तो सबसे पहले देखिए, शुरू करते हैं आज का वीडियो जो आपका है नाबार्ड के ऊपर। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, जो कि आपका यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए का फॉर्म निकला है, जो कि आपका आरडीबीएस में होगा। आरडीबीएस का मतलब क्या होता है ना, रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस। मतलब नाबार्ड जो काम करता है ना, नाबार्ड आपका रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। ठीक है, रूरल एरिया जो है उसके डेवलपमेंट के ऊपर, वहाँ का इकोनॉमिक का डेवलपमेंट के ऊपर, वहाँ का फाइनेंस डेवलपमेंट के ऊपर जो बैंक काम करता है वो आता है आपका नाबार्ड के अंदर भी बहुत सारा बैंक होता है, जैसे कि आपका कोऑपरेटिव बैंक हो गया, आपका रीजनल रूरल बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारा बैंक नाबार्ड के अंदर आता है। ठीक है, तो और नाबार्ड आप देखिए, जितने भी सारा हमारा इंडिया में बैंक है वो आरबीआई के अंदर आता है, तो नाबार्ड भी आरबीआई के अंदर आता है। लेकिन नाबार्ड के अंदर कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक, ऐसा सारा बैंक नाबार्ड के अंदर आता है, डायरेक्ट इन लोग आरबीआई के अंदर नहीं आता है। ठीक है, ये बेसिक सा ज्ञान था, मैंने आपको बोल दिया। लेकिन क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। ठीक है, देखिए मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा है नहीं, मैं फिर भी आप लोगों को, देखिए मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, तो आप लोगों का काम है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ से भी मिल रहा है ना, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जहाँ से भी मिल रहा है, जिसको आप पसंद करते हैं, जहाँ पर जिस भी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन अपने नोट पे कॉपी करना है। फिर आगे चलिए, देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 सितंबर से 23 सितंबर तक इसका भर्ती चलेगा। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ
कि मैं थोड़ा लेट इसको वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके यहाँ इसको मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है आपका NABARD.org। ओके, ये आपका बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर देखिए आपका यहाँ पर फेज़ 1 का एग्जामिनेशन, यहाँ 2 एग्ज़ाम, हाँ 2 एग्ज़ाम होगा और एक आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और मेंस होगा। देखिए प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम आपका 16 अक्टूबर को होगा, वो भी टेंटेटिवली, मतलब ये आपका 16 अक्टूबर डेट फिक्स्ड है। अगर कोई दिक्कत आ गया तो डेट एक्सटेंड होगा, नहीं तो 16 अक्टूबर ही आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। मतलब मान के चलिए अभी भी आपके पास 1 महीना है तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए ये आपका कितना कहाँ पर मैंने किस डिसिप्लिन में आपका वैकेंसी है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आपका मान के चलिए जनरल कैटेगरी, आपका कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे करके आपका टोटल यहाँ पर 11 पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का नाम असिस्टेंट मैनेजर है, लेकिन आप किस डिसिप्लिन से एग्जाम दे रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जनरल मतलब अगर आप कोई भी डिसिप्लिन से बिलोंग्स करते हैं, मतलब आपको कोई भी स्ट्रीम है, किसी भी के ऊपर आप ग्रेजुएट है, तो आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आपका देखिए अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर बीटेक कर रखे हैं, कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अलग से। ठीक है, और एक बात यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा तो वो नहीं होगा, आपको किसी एक ही पोस्ट में यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा, कोई बताएगा नहीं आपको। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर एज ए जनरल, तो जनरल में ही अप्लाई करिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर एज ए फाइनेंस, तो फाइनेंस में ही अप्लाई करिए। ऐसे नहीं है कि आप 1-2 से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। देखिए यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी जो क्राइटेरिया है, हाँ वो दिया गया है यहाँ पर, जो PWD का कैटेगरी है उसके लिए क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा। जो भी आपका यहाँ पर हैंडीकैप का कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलने वाला चीज़ है नहीं। ठीक है, तो आगे चलिए। देखिए यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। यहाँ पर देखिए पहले आपका बोल रहा है कि यहाँ पर ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम अमंग विद दिस ऑप्शन गिवन इन टेबल 1 ओनली 1 पोजीशन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ज़्यादा अप्लाई कर दिए तो वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए PWD कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट जनरल कोटा, जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी रहता है, उसमें अगर PWD कैंडिडेट अगर अप्लाई करेंगे तो उसका देखिए यहाँ पर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन इन एज एंड फीस में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट है उसको बोल रहा है कि अगर जो मान के चलिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं लेकिन आप हैंडीकैप हैं, तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा और फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, विल नॉट बोला है। ठीक है भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई भी यहाँ पर छूट नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, तो आपका एग्ज़ाम और मार्कशीट जो भी है आपका 1 सितंबर से पहले होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले आपको मार्कशीट और एग्ज़ाम ख़त्म होना चाहिए आपका। जो भी आप सेमेस्टर दे रहे हैं या फिर फाइनल ईयर में है, तो आपका एग्ज़ाम भी इससे पहले ख़त्म हो जाना चाहिए और आपका मार्कशीट भी इससे पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, यही बोल रहा है यहाँ पर। इस डेट को याद रखिए। ठीक है, जो भी फाइनल एग्ज़ाम जो भी फाइनल ईयर में है उस कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बैचलर डिग्री इन ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन मीन्स दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड दैट डिसिप्लिन एज मेन सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आप मान के चलिए पिछले वाला साइड देखिए, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में ही आपका मार्कशीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिविल में डिप्लोमा किए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यही बोल रहा है कि स्पेशल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दैट डिसिप्लिन एज द मेन सब्जेक्ट। ठीक है, एज ए मेन सब्जेक्ट वो वाला होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
और देखिए आरडीबीएस मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस आरडीबीएस का मतलब होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहेगा आपका आपका अगर आपने जनरल से दे रहे हैं तो देखिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप जनरल में फॉर्म भर रहे हैं तो आप कोई भी डिप्लोमा के मतलब ग्रेजुएशन किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए आपने लॉ में ग्रेजुएट किए हैं, मान के चलिए आपने डॉक्टर्स में एमबीबीएस का कोई भी आपका ग्रेजुएशन हो तो आप जनरल कैटेगरी में यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर एज जनरल यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अदर्स जो कैटेगरी है जैसे मान के चलिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, तो इसके लिए आपको इन्हीं सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल कैटेगरी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना कितना मार्क्स दिया गया, देखिए आपका यहाँ पर 60% मार्क्स रहेगा जो भी नॉर्मल है, ठीक है। इसको आप पॉज करके ठीक से पढ़ लीजिए, इसको डिटेल्स में बोलने वाला बात वो है नहीं, नॉर्मल सा बात है। हर कोई जो भी मैं वैकेंसी लाता हूँ इस वहाँ पर ये सब कॉमन ही रहता है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आपको 60% नॉर्मल होता है और SC ST के लिए 55% या 50% रहता है मार्क्स, बस यही बात है, ठीक है। आगे चलिए देखिए यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है, ठीक है। चलिए आगे चलिए देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग। देखिए मैं यहाँ पर डिटेल्स इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब एक ही बात है, ठीक है। एक ही बात को बार बार रिपीट करना में कोई वो बात है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, मास कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी जितना भी वैकेंसी है टोटल उसका आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन का, जैसे कि आप मान के चलिए आप इंजीनियरिंग से बिलोंग्स करते हो तो मान के चलिए वहाँ पर तो आपका कैसे दिया जाएगा, वहाँ पर आपका CGPA दिया जाएगा, टोटल CGPA दिया जाएगा। तो CGPA अगर आपका 6.75 होगा तो आप इसको फर्स्ट क्लास या फिर फर्स्ट डिवीज़न मान के चलिए, ठीक है। अगर आपको 6.75 से ऊपर मिलेगा तो आप फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे। और यहाँ पर आपका मार्क्स कितना रहेगा, परसेंटेज में 60% मार्क्स रहेगा, ठीक है। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है ना, 6.75 से आपको 0.75 माइनस करना पड़ता है, जो भी आता है उसको आपको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपका आ जाता है 60%, ठीक है। ऐसे इसका आपको निकलना पड़ेगा। मान के चलिए आपको यहाँ पर 7.75 मिला है, ठीक है, 7.75 आपको मिला है, तो यहाँ से आपको 0.75 माइनस करना पड़ेगा। तो 0.75 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा 7.00। तो इसका आपने इसका अगर 100% निकालेंगे, इसका अगर 100% होगा तो आपको मिल जाएगा 70%। आपको कितना आएगा 70%, ठीक है। इसको भी फिल करना होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे ना ऑनलाइन तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में ये सब देना पड़ेगा कि आपको कितना कौन सा डिवीज़न मिला है, आपका कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको पूछा जाएगा, ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिया हूँ, इसलिए मैं इतना डिटेल्स में आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से फॉर्म भरिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने CGPA 6.75 लिया है तो आपका परसेंटेज 67%, ऐसा नहीं होगा। या अगर आपने ये गलती कर दिया ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। 6.75 अगर आप किसी का CGPA है तो उसका परसेंटेज होगा 60%। वो कैसे आया, नीचे यहाँ पर इक्वेशन है, ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किस टाइप का आपका वर्क रहेगा। अगर आपने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से फॉर्म भर हैं तो आपका वर्क कैसा रहेगा कि सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा आपका वर्क रहेगा। तो ये सब वर्किंग आपका कैटेगरी है, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो PDF तो है ही, ठीक है, बाद में देखिएगा PDF। मैं बार बार बोल रहा हूँ PDF बाद में देखिएगा, पहले वीडियो देखिए, ठीक है। आगे चलिए देखिए वही बात, सेम बात, आपका वर्किंग प्रोफेशन कैसा है वो बोल रहा है। और यहाँ पर देखिए एज के बारे में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका 21 साल से 30 साल के अंदर होना चाहिए। देखिए हर किसी एग्ज़ाम में 18 साल से शुरू होता है, लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम में यहाँ पर 21 साल से शुरू हो रहा है, ठीक है। 21 साल से 30 ईयर्स तक आपका एज होना चाहिए। और यहाँ पर बोल दे रहा है कि एज आपका देखिए इस डेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस डेट से आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। और आपका जो बर्थ ईयर है ना वो आपका देखिए इस डेट से आपका बर्थ ईयर कैलकुलेट होगा, इस ईयर से। और आज का डेट है देखिए 1 सितंबर 2023, यहाँ तक आपका एज कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसके अंदर आपका 30 साल हो रहा है या नहीं हो रहा है।
और अगर आपने SC कैटेगरी से है, OBC कैटेगरी से, PWD कैटेगरी से है तो उसके लिए तो एज का रिलैक्सेशन रहता है। जैसे आपका मान के चलिए OBC कैटेगरी, उनके लिए 3 साल रहता है, SC ST के लिए 5 साल रहता है। अगर आपने PWD कैटेगरी से है तो आपके लिए 10 साल रहेगा, 10 साल, ठीक है। PWD OBC है तो 13 साल रहेगा। PWD अगर आपने SC ST है तो आपका 15 साल रहेगा। मतलब PWD कैटेगरी में 10 साल रहता है, और यहाँ पर देखिए OBC के लिए 3 साल और PWD के 10 साल, तो 10 + 3 13 साल, नॉर्मल सा बात है। तो यहाँ पर एक एज रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है। आगे चलिए देखिए, हाँ, और यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए। देखिए आपका 3 एग्ज़ाम होगा। पहले आपका देखिए नंबर 1 है, क्या है आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में कितना होगा, देखिए 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 200 क्वेश्चन आएगा 200 नंबर का, और यहाँ पर आपका टोटल 2 आवर्स मिलेगा, ठीक है। टोटल 2 घंटा मिलेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा, ठीक है। आपका पहला यहाँ पर देखिए, जो यहाँ देखिए अलग अलग यहाँ पर इंक से किया गया है। देखिए जो भी आपका ग्रीन इंक से है ना, ग्रीन वाला इंक, ठीक है। आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जो भी है यहाँ पर 100 मार्क का है, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग ये नेचर है, मतलब इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल दे रहा है कि क्वालिफाइंग सेक्शन, मतलब इसमें आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत है नहीं, इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका यहाँ पर देखिए 6, 7 और 8 वाला जो पॉइंट है ना, इसको आपने बहुत ही ढंग से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये आपका मेरिट सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि मेरिट सेक्शन, मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वालिफाई नहीं करना है, यहाँ पर आपने पास नहीं करना है, इसको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है यहाँ पर। मतलब 20 में अगर आपने 20 ही कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। तो आपको टारगेट लेके जाना पड़ेगा कि आपको 20 में 20, 40 में 40 और यहाँ पर 40 में 40 आप करके आए। नहीं तो कोई बात नहीं, 15-16 भी चलेगा। 20 में अगर 15-16 है तो भी चलेगा, 40 में अगर आपने 35 अब आप किए हैं तो भी चलेगा। तो यही बात है, ठीक है। मतलब ये आपका मेरिट है, मतलब आप जितना यहाँ पर ज़्यादा स्कोर करेंगे, आपका मेरिट उतना ही ज़्यादा स्कोर करेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में उतना ही ज़्यादा आपका ऊपर में नाम जाएगा। और ये वाला आपका सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब यहाँ पर अभी आपने जितने भी मतलब जितना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे वो उतना यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा। इसीलिए अलग अलग से यहाँ पर मैंने आपको समझाया है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जिन लोगों का मान के चलिए यहाँ पर मैथ थोड़ा वीक है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ होता है, रीजनिंग, ठीक है, थोड़ा वीक है, या मान के चलिए आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब कितना मार्क्स में क्वालिफाई होगा वो तो इन लोगों ने बताया नहीं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर रीजनिंग में बोल रहा है 20 में से कितना लाने पर आप क्वालिफाई करेंगे, वो लोग तो यहाँ पर बताए नहीं। तो मान के चलिए 20 में अगर 10 होगा तो हम 50-50 मान के चलेंगे कि 50 तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से आपका क्वालिफाई होगा। चलिए ये आपका हो गया प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, ओके। और ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आपका यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में भी आएगा, मतलब आपका इंग्लिश लैंग्वेज तो रहेगा ही रहेगा, और आप लोकल लैंग्वेज में भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए यहाँ पर मेन आपका यह हो गया सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट हो गया प्रिलिमिनरी, अब आ गया मेन पार्ट में। देखिए आपका जर्नलिस्ट, मतलब देखिए एक जनरल पोस्ट था, ठीक है, एक जनरल पोस्ट था, और अदर्स आपका कंप्यूटर साइंस, सिविल ऐसे करके था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो जनरल पोस्ट था उसके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 में क्या होगा, जनरल इंग्लिश आएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। आपका टोटल 3 क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, और क्वेश्चन में टोटल आपका 100 मार्क रहेगा। 3 क्वेश्चन आपका 100 मार्क का रहेगा। आपका यहाँ पर 1.5 घंटा दिया जाएगा, 1.5 आवर दिया जाएगा। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है वो आपको पेन पेपर में नहीं लिखना है, वो आपको कंप्यूटर में ही लिखना पड़ेगा यूजिंग कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोल दे रहा है यूजिंग कीबोर्ड के मदद से आपको कंप्यूटर में ही आंसर लिखना पड़ेगा। ये आपका हो गया पेपर 1। उसके बाद देखिए पेपर 2 ये एक ही दिन में होगा, ठीक है, एक ही दिन में एक ही सेंटर में होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 मेन एग्ज़ाम। फिर देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए क्योंकि ये आपका रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बैंक है ना, इसीलिए ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसी के ऊपर आपका एग्ज़ाम आएगा अलग से, ठीक है, अलग से क्वेश्चन होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन होगा, जो कि आपका 50 मार्क रहेगा। देखिए 30 मतलब देखिए सम क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स एंड सम क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन में 50 मार्क आ रहा है, जो कि आपका 30 मिनट का रहेगा।
फिर यहाँ पर देखिए और भी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, जो कि आपका 50 मार्क का रहेगा। यहाँ पर 1.5 घंटा दिया जाएगा, ये भी आपको यहाँ पर टाइप करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, कीबोर्ड, यूजिंग कीबोर्ड। ओके, समझ गए आप, मेन एग्ज़ाम हो गया। फिर यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट है, मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट से होगा, जैसे आपका हो गया मीडिया साइंस, आपका कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी है, तो उन लोगों के लिए क्या देखिए पेपर 1 सभी के लिए सेम है, ठीक है, पहले वाला भी जनरल में भी जो भी था सेम। और यहाँ पर देखिए पेपर 2 आपका यहाँ पर स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर, मतलब देखिए जनरल के लिए यहाँ पर क्या था, जनरल के लिए यहाँ पर था कि आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर था क्वेश्चन, और यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट है उन लोगों के लिए स्ट्रीम के ऊपर, मतलब आप अगर सिविल से बिलोंग्स करते हो, सिविल इंजीनियरिंग, तो उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम मार्क्स, सेम टाइम। ओके, बस हो गया मेन। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए, इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। इसके बाद क्या होगा आपका इंटरव्यू, जो कि आपका 50 नंबर का रहेगा इंटरव्यू। और ये बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है कि इंटरव्यू आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो जो जिनको इंग्लिश ठीक से आता नहीं है, घबराना मत। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू क्लियरली बोला है कि इंटरव्यू आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। अगर हिंदी इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में भी इसको दे सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है। और यहाँ पर और एक बात समझ लीजिए कि अगर आप प्रिलिमिनरी अगर आपने क्वालिफाई कर ली है तो मेंस में आपको कैसे बुलाएगा। मेंस में बुलाएगा 1:25 के रेशियो में, और उसके बाद इंटरव्यू में बुलाया जाएगा 1:3 के रेशियो में। मतलब अगर एक वैकेंसी है तो मेंस के लिए वही एक वैकेंसी के लिए आपका 25 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रॉन्ग आंसर अगर हम करेंगे, कोई भी रॉन्ग आंसर होगा तो उसके लिए यहाँ पर 1/4 मार्क्स घटेगा, ठीक है। 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स आपका घटेगा, कोई भी अगर आपने रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए आपका होगा, ठीक है। तो चलिए, और देखिए सिलेबस, जो भी कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहे हैं तो उनके लिए जो सिलेबस है, तो पीडीएफ जो मैंने अपलोड किए हैं आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पीडीएफ में आपका पेज नंबर 13 से 15 जो भी पेज नंबर है वहाँ पर आपको डिटेल्स आपका सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस के लिए मैं अलग से स्लाइड यहाँ पर नहीं लाया हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, तो वो ज़रा आप लोगों को देख लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, मैं आपको यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी आपको फॉर्म भरने के टाइम आपको ज़रूरत होगा वही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, प्री रिक्रूटमेंट एक ट्रेनिंग होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको बारे में बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। जो लोग नए हैं ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप SC ST OBC या फिर PWD कैंडिडेट है, जनरल को छोड़ के और EWS कैंडिडेट को छोड़ के अगर आप SC ST OBC और PWD कैंडिडेट है तो उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बैंक की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। ये आपका होता ही है, इसका लाभ उठा लीजिए, ये फ्री में है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। आपका सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कैसे आप क्वालिफाई करेंगे उसके ऊपर यहाँ पर एक आपको बैंक की तरफ से आपको एक कोर्स कराया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए पहली बात तो यह है आपके 23 सितंबर से पहले आपको ईमेल करना पड़ेगा। कौन सा ईमेल आईडी है, देखिए ये वाला आपका ईमेल आईडी है, जो भी आपका नीला रंग में लिखा है, नीला में देखिए ब्लू इंक में जो भी लिखा है ये आपका ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी में आपको मेल करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट क्या देना पड़ेगा, मेल जब भी आप मेल करेंगे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट देना पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या रहेगा, देखिए ये वाला जो अंडरलाइन वाला जो है ये पूरा आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, देखिए मैं ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपको बोलना है कि मैं आपका ट्रेनिंग का लाभ लेना चाहता हूँ, ऐसे बोल के आपको मेल करना पड़ेगा। आपको नाम, आपका रोल नंबर, जो भी आपने फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपको ये वाला करना पड़ेगा, ओके। देखिए उसके बाद देखिए ये तो आपने कर दिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है कि मान के चलिए 1 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है लेकिन ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 2 ही कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो ट्रेनिंग नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि द ट्रेनिंग विल बी हेल्ड सब्जेक्ट टू रिसीव द एडिक्वेट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब थोड़ा ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर आएगा तो ही इसका ट्रेनिंग किया जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है कि 2 लोग 3 लोग को लेके आपका ट्रेनिंग होगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम 50 से 60 लोग अगर नहीं होगा, ठीक है, तो ट्रेनिंग वो लोग नहीं देंगे। मिनिमम 50 लोग तो होना, वो हो जाएगा, ठीक है, वो होता ही है, वो उसके बारे में आपको दिक्कत करने का कोई बात है नहीं। आप इसका लाभ उठा लीजिए, फ्री वाला है। जो भी नया कैंडिडेट है ना, अगर आपने ट्रेनिंग कर लिए
तो भी आप देखिए ज़्यादा टाइम तो है नहीं, एक महीने बाद एग्ज़ाम है, तो ट्रेनिंग का लाभ उठा लीजिए, फ्री में बैंक की तरफ से दिया जा रहा है, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर आप SC ST OBC जो भी कैटेगरी PWD कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पर एक जो भी आपका जो सर्टिफिकेट है ना, वो सर्टिफिकेट मेल करना पड़ेगा इसी मेल में। ठीक है, इसी मेल में वहाँ पर आपको मेल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आगे देखिए, और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, मतलब इसी फॉर्म में आपको मेल करना पड़ेगा। ये आपका मेल है। पहले देखिए सब्जेक्ट तो आपने देख लिया, देखिए ये वाला तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वाला आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लिखना है, आपको ये वाला लिखना है। ठीक है, जो ईमेल का मेन फंक्शन है, ये ईमेल में आपको ये वाला पोर्शन पूरा लिखना है। ठीक है, इसको लिख के आपका भरना है, और वो जो डॉक्यूमेंट है आपका SC ST जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पर क्लियरली बोले इनक्लोज अटैच्ड एज सेल्फ कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट या फिर PWD कैटेगरी जो भी है आपका फीस रिसिप्ट, मतलब आपने फॉर्म भरने के टाइम जो भी आपने फीस पेमेंट किया है ना, उसका एक रिसिप्ट जनरेट होगा, तो उसको ध्यान से संभाल के रखिएगा, उसको भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर एक ही और भी बढ़िया बात ऐसा है कि आपका ट्रेनिंग हिंदी में भी होगा। ठीक है, ट्रेनिंग जो होगा ना वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी होगा। चलिए आगे चलिए, इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PDF में है। ठीक है, वहाँ जाके आप लोगों को मिल जाएगा, दिक्कत करने का बात कोई है नहीं। और यहाँ पर देखिए प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, पूरा आपका देखिए स्टेट वाइज UT वाइज यहाँ पर टोटल सेंटर दिया है, इसको पॉज करके देख लीजिए, यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला बात कुछ है नहीं। ठीक है, आगे चलिए, देखिए और भी है यहाँ पर जितना भी हमारा स्टेट है, टोटल स्टेट वाइज आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। ओके, आगे चलिए, अब आकर मेन पहले वाला था प्रीलिमिनरी का आपका एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर देखिए मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, मेंस में एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा घट जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर जो भी आपका नज़दीक का जो भी आपका स्टेट होगा वहाँ जाके आपको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान के चलिए अब अगर जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग्स करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको श्रीनगर में कोई भी यहाँ पर नहीं है, श्रीनगर में कोई नहीं है, तो आपको जम्मू में जाके देना पड़ेगा। ठीक है, यही सब बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर और जो इंटरव्यू है, देखिए इंटरव्यू में बी हेल्ड एट ए फ्यू ऑफ द अबव सेंटर व्हिच विल बी कम्युनिकेटेड इन द इंटरव्यू कॉल लेटर, मतलब पहले आपको मेन प्रीलिमिनरी, उसके बाद मेंस क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसके लिए जो आप मेंस क्वालिफाई किए हैं उसके बाद आपको एक इंटरव्यू लेटर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि कहाँ पर आके आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना फीस लगेगा। देखिए जो भी आपका SC ST PWD कैंडिडेट है उसके लिए आपका 150 रुपया लगेगा, और जो अदर्स कैंडिडेट मतलब आपका जनरल हो गया, EWS कैंडिडेट हो गया, जो भी अदर्स कैंडिडेट है उसके लिए 800 रुपया यहाँ पर लगेगा। और जो नाबार्ड का स्टाफ है, स्टाफ के देखिए यहाँ पर @ का मतलब क्या होता है, @ का मतलब होता है कि अगर स्टाफ कोई भी स्टाफ अगर जनरल है तो उसको यहाँ पर 800 रुपये ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई स्टाफ अगर ST है तो उसको यहाँ पर 150 रुपया लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया उसका, इसीलिए यहाँ पर @ बोला गया है। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो आपको वो फ्री जो भी आप पेमेंट किए हैं वो पेमेंट का रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ये अमाउंट आपको रिटर्न किया जाएगा। ये सिर्फ आपका स्टाफ के लिए होगा, स्टाफ को पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्लिप दिखा के, पेमेंट स्लिप दिखा के रिटर्न लेना है अमाउंट। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कितना बोल रहा है, यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 1 लाख आपका सैलरी मिलेगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ पर इसका उपलब्ध लेना है। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर के ही यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा। फिर चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका क्या क्या रहेगा। देखिए पहले तो आपको फोटोग्राफ, देखिए जो भी आप फॉर्म भरने से पहले आपको फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपका एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड अदर्स डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी आपका कैटेगरी वाइज जो डॉक्यूमेंट है, SC ST OBC जो भी ये डॉक्यूमेंट है वो सब आपको स्कैन करके खुद के पास रखना है, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए। ठीक है, तो आगे जाके हम देखेंगे कि क्या क्या रिक्रूटमेंट है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर देखिए एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आप हर किसी एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, हैंड रिटन एग्जामिनेशन। इसको आपको रनिंग हैंड में, खुद के हैंड में, एक वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक से, ठीक है, एक वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक से आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ग्रीन में जो भी यहाँ पर अंडरलाइन है, ग्रीन में ये पूरा आपको
एक आपको खुद से लिखना पड़ेगा। आई के बाद आपका खुद का नाम होगा, जो भी आपका नाम है नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी है इसको पूरा कॉपी करके पेपर में लिखिए, उसको स्कैन करिए, स्कैन करके आपके खुद के पास रखना है। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ आपका रहेगा 20 से 50 के बी के अंदर। ठीक है, फोटोग्राफ का साइज रहेगा 20 से 50 के बी और इसका डायमेंशन रहेगा 200 से 230 पिक्सल। ठीक है, सिग्नेचर 140 से 60 पिक्सल और साइज रहेगा 10 से 20 के बी। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर साइज हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा। फिर देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अगर आप दे रहे हैं ना, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए देखिए यहाँ पर ब्लैक इंक और ब्लू इंक कोई भी से चलेगा। स्टैम्प पैड जो है ना, स्टैम्प पैड से आपको इम्प्रेशन देना पड़ता है। तो अगर आपके पास ब्लैक स्टैम्प पैड है या फिर ब्लू स्टैम्प पैड है, कोई किसी से भी चलेगा, लेकिन साइज रहेगा देखिए 20 से 50 के बी का साइज और आपका यहाँ पर पिक्सल रहेगा 240 से 240 पिक्सल में। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है देखिए वो भी सेम बात है, उसका भी साइज़ देखिए 50 से 100 के बी के अंदर होना चाहिए। और जो भी यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट है सब आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जेपीजी मतलब आपका पिक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर पीडीएफ में नहीं चलेगा। और इसके पहले जो भी आपका मान के चलिए कास्ट सर्टिफिकेट जो कुछ भी है सभी आपका जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर होगा। ओके, तो हाँ ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका नाबार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए ये आपका यूआरएल है, नाबार्ड का यूआरएल। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए ना, डायरेक्ट इस वेबसाइट में जाएंगे। इस वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में आपका कैरियर नोटिस बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे नीचे करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई हेयर करके एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अप्लाई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके भी आप क्लिक करवाना अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप किसको बोलेंगे, मुझे बोल के तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, डायरेक्ट नाबार्ड को बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए ये वाला आपको वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा फॉर्म भरते समय या फिर आपको पेमेंट ऑप्शन पेमेंट के टाइम कोई भी अगर दिक्कत होगा तो इस वेबसाइट में जाके आप कैंडिडेट गिवर्नेंस बोल के एक आपका कॉलम रहेगा, वहाँ पर जाके आप अपना प्रॉब्लम बोल सकते हैं तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोग फॉर्म भरिए और अगर कुछ चाहिए मेरे से आप लोग मुझको बोलिएगा, मैं आप लोगों के लिए और भी नया वीडियो लाऊंगा आगे। ठीक है, तो आज के लिए चलिए टाटा बाय बाय।